Hello students, I hope you all are fine and doing well. So today we are back with another video. Today we are going to discuss the very first chapter of your history book, and the name of the chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years. Now I hope you all are able to see some pictures here, right? This is a very colorful slide. You are all able to see multiple pictures here. These pictures are related to medieval history. Let me tell you children, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 6th में ancient history को स्टडी किया था, in class 6th you studied ancient history. So this year you are going to study medieval history. Okay, class 7th में जो history आप लोग पढ़ते हैं, वो कौन सी history होती है? Medieval history. Medieval history means it is related to the kings or the different dynasties that ruled over India. Okay, कौन कौन से kings, कौन कौन से invaders आए इंडिया में, how did they rule the territory, उस middle वाला जो period है, which is neither ancient and which is neither modern nor modern, तो उसको आप लोग discuss करेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो आप लोग क्लास 7th में कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा? मिडिवल हिस्ट्री. और आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years. अगर हम लोग टाइटल को डिस्कस करें, चैप्टर के नेम को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years. 1,000 years मतलब कि 1000 सालों पहले जैसी चीजें रही होंगी, फॉर श्योर आज तो वैसा नहीं है सब कुछ, राइट? तो इट मीन्स कि 1000 सालों पहले से आज तो चीजें काफी बदल चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं. तो हम किस तरीके से उन चीजों को ट्रेस कर सकते हैं? हाउ कैन वी नो अबाउट द थिंग्स दैट एग्जिस्टेड इन अराउंड 1000 years ago? 1000 years पहले जो चीजें रही होंगी जिस टाइप से, उन्हें हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं? हाउ कैन वी ट्रेस देम? सो दिस ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कि पहले क्या हुआ करता था, किस तरीके से, क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें 1000 years पहले की जो चीजें हैं उनके बारे में पता चल सकता है, एंड हाउ दोस थिंग्स around 1000 years ago, how those things that existed in the past are different from the things that exist in present. Okay, so let us begin our chapter. Now I would like you to look at these two maps. इन दोनों maps को आप लोग देख सकते हैं. If you look at the first map, अगर हम first map की बात करें तो आप देख सकते हैं, आपको मैं अभी बताऊंगी इस मैप के बारे में. क्या ये दोनों मैप सेम लग रहे हैं आपको? नो, ये दोनों मैप हमें देखने से सेम नहीं लग रहे हैं, राइट? अगर हम इस मैप की बात करें तो इट इज अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय अ ज्योग्राफर. ज्योग्राफर आप समझते हैं, ठीक है, अर्थ की स्टडी करने वाला अल-अदरीसी. इन द 12th century shows the Indian subcontinent from the land to the sea. ये जो मैप है ये 1154 CE में बनाया गया था, and this map was drawn by अल-अदरीसी. किसने बनाया था? अल-अदरीसी ने, ठीक है. और इसमें किसको शो किया जा रहा है? इन दिस मैप इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को शो किया जा रहा है. ओके, whereas now if we look at this map, अगर हम इस मैप की बात करें तो ये भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ही मैप है. दिस इज ऑल्सो अ मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century एटलस. ये अर्ली 18th century में बनाया गया है, ये उस एटलस से लिया गया है, नेवेव ऑफ गुलेम डी आइजल. ये आइजल ने बनाया था. ओके, मैप वाज मेड इन 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर क्या होता है? द वन हु मेक्स मैप, राइट? सो दिस मैप वाज मेन, जो आपको यहाँ पे चीज समझनी है वो ये है कि दिस मैप वाज मेड इन अर्ली 18th century. ये मैप कब बनाया गया था? अर्ली 18th century में, जबकि ये मैप कब का है? 1154 CE. What does that mean? कि over thousands of years जब हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो चेंजेस आते हैं. अब देखिए यहाँ पे मैप बनाने का तरीका बिल्कुल अलग, यहाँ पे मैप बिल्कुल अलग, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मैप का बनाने का तरीका बिल्कुल अलग, मार्किंग्स बिल्कुल अलग, मैप बिल्कुल अलग है, राइट? तो
So what does that mean? It means that we can trace changes through 1,000 years. Like, what did the things existed in past? How did the thing exist in past? They are much different from the things that exist in present. All right? Now, the maps by the Arab geographer के द्वारा, अल-इदरीसी के द्वारा जो मैप बनाया गया था और जो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा मैप बनाया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो काफी एक दूसरे से अलग है. ठीक है. Science of cartography, however, was different in the two time periods. It means जब हम एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर करेंगे तो प्रैक्टिसेस बदलती हैं, लोग बदलते हैं, राइट? लोग बदलेंगे तो उनके आइडियाज, उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी प्रैक्टिसेस भी बदलेंगी. प्रैक्टिसेस बदली होंगी तो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी, यहाँ पे कार्टोग्राफी मेंशन किया है. आई वुड लाइक टू टेल यू चिल्ड्रन व्हाट इज कार्टोग्राफी. अभी मैंने आप लोगों को बताया था कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप्स. ओके, सो व्हाट इज कार्टोग्राफी? अगर हम कार्टोग्राफी की बात करें, सो कार्टोग्राफी or map making is the study and practice of making maps. So what is cartography? Cartography is the study and practice of making maps. Maps बनाना और maps के बनने की, map making की study करना is known as cartography. Okay, so this was just a basic idea children कि जब हम लोग past को present से compare करते हैं, so we notice that there are many changes. बहुत सारे changes आते हैं उसमें. All right. चलिए, अब जैसे कि मैं आपसे हिस्ट्री की बात कर रही थी, अभी 6 में आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़कर आए, राइट? क्लास 7 की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 7 में मैंने आपको बोला हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं. तो ये सब क्या है? These all are the different periods of history. इन्हें क्या कहा जाता है? Different periods of history. It means Indian history can be divided into multiple periods. Indian history को different periods में divide किया जा सकता है. Now, what is this periodization of history? Periodization of history can be classified into 3 periods: ancient or early period, medieval and modern. Okay, if we talk about period 1, that is ancient or early period, ये कौन सा period होता है? ये वो जिसमें हम लोग early man की बात करते हैं. All right, it is a period up to 8th century AD. Okay, early man की हम लोग बात करते हैं, या फिर हम लोग इसमें ancient 8th century तक की बात अगर हम लोग करते हैं. Period 2, it is medieval period. In this period, this is also known as middle period. In this period, we range from 8th century and 18th century. Okay, and what is the modern period? Third period is known as the modern period. Modern period में हम लोग बात करते हैं 19th century और 21st centuries की. Okay, अब एंशिएंट पीरियड में जैसे कि मैंने आपको बताया, मिडिवल में आप डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट किंग्स के बारे में पढ़ेंगे. मॉडर्न में जनरली आप लोग पढ़ेंगे हाउ वाज आवर कंट्री इंडिया कॉलोनाइज्ड. इंडिया को कॉलोनाइज किस तरीके से किया गया था. हु वर द कॉलोन्स? ब्रिटिशर्स. सभी को पता है ब्रिटिशर्स ने ही हमारे कंट्री को, ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था. ठीक है. एंड हाउ डिड आवर नेशनल मूवमेंट्स अकर, राइट? तो ये सब चीजें आप लोग मॉडर्न पीरियड में पढ़ेंगे. Now the next topic that we are going to discuss is new and old terminologies. क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में, मैंने आपको शुरू से ही, मैं आपको बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूं कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं the things that existed in past, the words that were used in past and how they have changed in the present. कि पहले से आज के कंपैरिजन में क्या चेंज आया है, इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे. ठीक है. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज मतलब कि पहले चीजें क्या रहा करती थी, पहले किस तरीके से क्या बोला जाता था, और आज उन चीजों को, आज उन टर्मिनोलॉजीज किस तरीके से चेंज हो गई हैं. सो एज यू हैव सीन, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स चेंज ओवर टाइम.
जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स ओवर टाइम बदल जाते हैं, तो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, टर्म हिंदुस्तान। कौन सी टर्म दी हुई है हमें यहाँ पर? हिंदुस्तान के बारे में बोला गया है, इज नाउ नोन एज इंडिया। इसे किस नाम से जाना जाता है? इंडिया। हम सभी को पता है द मॉडर्न नेशन स्टेट टुडे, जो कि आज एक मॉडर्न नेशन स्टेट है, इट मींस हियर नाउ देयर आर नो किंग्स और क्वींस, इट इज नाउ a democracy, right? So it is a modern nation state today. इस टर्म को सबसे पहले अगर हम बात करें, this term was first used in the 13th century. कब यूज किया गया था इस टर्म को? 13th century में. And who was the one to use it? The one who used this term first was Minhaj-e-Siraj. क्या था उनका नाम? Minhaj-e-Siraj. He was a chronicler. Chronicler क्या होते हैं बेटा? Chronicler is a person who study about the past records, जो कि past records के बारे में, past events पे जो records हैं उनके बारे में study करते हैं, ठीक है? Who wrote in Persian, जिन्होंने Persian में लिखा and contains the areas of Punjab. आपको ये लैंग्वेज, ये जो छोटी छोटी चीजें आ रही है कि हिंदुस्तान को फर्स्ट कब यूज किया गया था टर्म को? 13th सेंचुरी। किसने किया था? मिनहाज-ई-सिराज। एंड इन विच लैंग्वेज डिड ही राइट? पर्शियन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और इसमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड थे? द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। ओके, सो आज देखिए, आज इंडिया में क्या हम पंजाब, हरियाणा और लैंड ऑफ गंगा एंड यमुना को इंक्लूड करते हैं? नो। अर्लियर द टर्म Hindustan was used for referring to this area only, but today we use this term to describe the whole country. आज हम पूरी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म का यूज करते हैं। वही बात देखिए यहां बोली गई है कि the term was used in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. इस टर्म को यूज किया जाता था उस लैंड को डिस्क्राइब करने के लिए जो लैंड दिल्ली सुल्तान्स के डोमिनियंस में आया करता था। एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट इट नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। इट मींस आपको पता है जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान्स जहां जहां पे भी टेरिटरीज को कॉन्कर करते गए, जैसे जैसे वो अपना एरिया कैप्चर करते गए, बढ़ाते गए अपना एरिया, वैसे वैसे हिंदुस्तान का जो टर्म था ये और एक्सटेंड होता गया। बट साउथ इंडिया में सल्तनत नहीं पहुंची, साउथ इंडिया में दिल्ली सुल्तान्स नहीं पहुंच पाए। दैट इज व्हाई दिस एरिया, उस टाइम पे हिंदुस्तान जो वर्ड था वो कभी भी साउथ इंडिया के लिए नहीं यूज किया गया। आज हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो क्या हम साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं करते? We did include, we do include South India. In early 16th century में बाबर जो थे उन्होंने हिंदुस्तान को यूज किया था, हिंदुस्तान टर्म को, टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात करें, विच इज डेमार्केटेड बाय हिल्स ऑन द नॉर्थ एंड सीज ऑन द साउथ। तो अगर हम इंडियन साउथ एशिया की अगर हम लोग बात करें तो इस सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ का फौना, यहाँ के एनिमल्स कैसे हैं, फ्लोरा कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बाबर ने यूज किया था टर्म हिंदुस्तान को। सेम एज हाउ 14th सेंचुरी पोएट, और उसी तरीके से 14th सेंचुरी के एक पोएट थे जिनका नाम था आमिर खुसरो, ही यूज द वर्ड हिंद। हिंद मीन्स नेशन, पर उन्होंने किस लिए यूज किया था? पूरे नेशन के कल्चर, ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, तो देख रहे हैं आप लोग कि पहले इस टर्म को, हिंदुस्तान को, किस सेंस में यूज किया जाता था। बट अगर हम आज की बात करें, डू वी यूज हिंदुस्तान द टर्म टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी? नो, वी यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस। We use the term Hindustan to describe the complete country, and that complete country is India. Okay, वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि even if the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings associated with it today. It means कि
आज इंडिया को हम लोग रेफर कर रहे हैं किससे? हिंदुस्तान से। बट उस टाइम पे हिंदुस्तान का जो मीनिंग था वो एक्चुअली किसी पॉलिटिकल सेंस में नहीं यूज किया गया। पॉलिटिकली तो जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पूरी कंट्री की बाउंड्री ले लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे कंट्री की बाउंड्री की बात नहीं की गई थी बेटा। यहाँ पे जब पहले हिंदुस्तान को यूज किया जाता था टर्म को, दिस टर्म वाज नॉट एट ऑल यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंट्री इन अ पॉलिटिकल सेंस। कोई पॉलिटिकल उसकी बाउंड्रीज नहीं थी, उसके क्या थे? बहुत सारे तरीकों से उसे यूज किया गया। जैसे पोएट ने हिंद के रूप में यूज किया, राइट? बाबर ने उसे फ्लोरा फौना को, ज्योग्राफी को, कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया सब कॉन्टिनेंट के, राइट? तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हुआ करते थे। एक और जैसे कि एक टर्म यहाँ पे दी हुई है फॉरेनर, एक टर्म यहाँ पे दी हुई है फॉरेनर, दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ठीक है? फॉरेनर बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरेनर हम लोग किसको बोलते हैं, सो फॉरेनर वी रेफर टू दैट पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू आवर लैंड। हम उसी को बोलते हैं ना फॉरेनर जो कि हमारे लैंड से बिलोंग नहीं करता, राइट? तो फॉरेनर इज यूज्ड टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन, जो कि इंडियन नहीं होता, हम उसी पर्सन को क्या कह देते हैं? वी कॉल दैट पर्सन एज फॉरेनर। इन द मिडिवल पीरियड, अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो फॉरेनर किसके लिए यूज किया जाता था? द वर्ड फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर, वो एक कोई भी स्ट्रेंजर हो सकता था, who appeared in a given village, someone who was not a part of that society or culture। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि विलेज में आ गया बट वो वहां की सोसाइटी या कल्चर को बिलोंग नहीं करता, ऐसे किसी पर्सन को फॉरेनर कहा जाता था। तो देखिए पास्ट में चीजें कैसी थी, आज कैसी है। पास्ट में टर्म्स को कैसे यूज किया जाता था? फॉरेनर को बोला जाता था। फॉरेनर कौन होता था? कोई भी ऐसा पर्सन, विलेज पर्सन जो कि विलेज में अपीयर हुआ है बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, राइट? बट इफ वी टॉक अबाउट टुडे, वी कॉल दैट पर्सन अ फॉरेनर हु डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, जो कि इंडिया से बिलोंग नहीं करता। ओके हिंदी का हमें यहाँ पे बोला गया है कि हिंदी में परदेसी जो हम लोग बोलते हैं, फॉरेनर को ही परदेसी कहा जाता है। परदेसी क्या होता है? परदेसी इज ओनली दैट सच काइंड ऑफ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू आवर लैंड, उसी पर्सन को परदेसी कहा जाता है। और पर्शियन में उसे अजनबी कहा जाता है। ओके a city dweller might regard a forest dweller as a foreigner। सिटी में रहने वाले के लिए फॉरेस्ट में रहने वाला एक फॉरेनर ही होगा, right? According to the past, but two peasants living in the same village are not foreigners to each other। पर एक ही विलेज में अगर दो लोग रह रहे हैं तो क्या वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स होंगे? No, because they belong to the same society, they must belong to the same culture। Okay, even if they have different religions, अगर उनके religion अलग है, caste अलग है, but if they are living in a same society, if they are a part of the same village, they will not be a foreigner to each other। Okay, so these were the old terminologies and I hope you have understood how they have changed in the present। Okay, now ये तो हमने बात कर ली टर्मिनोलॉजीज की कि पहले जिस तरीके से चीजों को रेफर किया जाता था आज काफी चेंजेस आ चुके हैं। तो अगर हम लोग बात करें हिस्टोरियंस की, व्हाट आर हिस्टोरियंस? आप लोगों ने आई होप क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, हिस्टोरियंस आर द पीपल हु स्टडी अबाउट द पास्ट। ऐसे लोग जो कि पास्ट की स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। एंड इफ वी टॉक अबाउट देयर सोर्सेस, अगर हम उनके सोर्सेस की बात करें, फ्रॉम वेयर डू दे गेट देयर इंफॉर्मेशन, उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? सो if we talk about historians, they use different types of sources to learn about the past based on their period of study and nature of their investigation। किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ देयर स्टडी, कौन से पीरियड को वो स्टडी करना चाह रहे हैं। क्लास 6 में भी आप लोग पढ़ के आए थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ सकते हैं वो लोग, राइट? मैन्यूस्क्रिप्ट्स मींस द हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस जो कि राइटिंग्स हुआ करती थी हार्ड सरफेस पे, मेटल, स्टोन, इनके ऊपर, तो इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं।
and apart from these things they can also go for different things, different remains that are found in the nature. Okay, तो यहां पे भी वही बोला गया है, coins, inscriptions, architecture, the art of making the buildings, whatever it existed today, and textual records, लिखावट में जो चीजें मिला करती हैं हम लोगों को, जो बुक्स, ओल्ड रिमेन्स मिले हैं, बुक्स के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, will provide information. ये सब चीजें हिस्टोरियंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, coins, inscriptions, architecture, है ना, and textual records, all of these things provide information to the historians. The number and variety of textual records has increased dramatically during this period. आपको पता है medieval period में काफी ज्यादा number of manuscripts लिखे जाने लगे, because from or until this time, इस टाइम तक लोग पढ़ना लिखना सीख चुके थे, ठीक है. So it had become their habit to write down all the things. लोगों की हैबिट्स बन चुकी थी पोम्स लिखना, राइट, एंड जो भी अकाउंट्स हुआ करते थे ट्रैवलर्स के, पिलग्रिम्स के, या फिर जो भी किंग्स के अचीवमेंट्स या उनकी लाइफ के बारे में लिखना एक हैबिट बन चुकी होगी उस टाइम तक. Slowly displacing other types of available information, paper gradually became cheaper and more widely available. तो उसके देखिए रीजन और क्या हो सकता है, क्यों लोगों ने लिखना और ज्यादा स्टार्ट किया, क्योंकि पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, पहले पेपर नहीं हुआ करता था, बट फिर धीरे धीरे पेपर सस्ता होने लग गया. इट वॉज वाइडली अवेलेबल टू एवरीबडी, एंड दैट इज वाई पीपल स्टार्टेड टू राइट. People started to write about their lives, their achievements. Okay, पहले क्या होता था, कॉमन पीपल नहीं लिखा करते थे, बट अब थोड़े थोड़े कॉमन पीपल भी इंडल्ज हो रहे थे इन द एक्ट ऑफ राइटिंग. It is used to write holy text. क्या क्या लिखा जाता था पेपर पे, पेपर को किस किस काम में यूज लिया जाता था. देखिए शुरुआत से ही हम लोगों को होली टेक्स्ट तो मिलते ही, हमें पता है हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, तो होली टेक्स्ट लिखे जाते थे. क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, रूलर्स के जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनके बारे में, ठीक है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखे जाते थे अकाउंट्स. लेटर्स लिखे जाते थे सेंट्स की, सेंट्स मतलब कौन हुआ करते थे, संत महात्मा जो हुआ करते थे, उनकी टीचिंग्स को, जो भी वो प्रीच करते थे, जो भी वो सिखाते थे, उन्हें लिखा जाता था. पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, जो भी अर्जी लगाई गई, जो भी उसके बाद ऑर्डर आया जुडिशरी के थ्रू, उन्हें लिखा जाता था. एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, कितना किससे, जैसे किंग्स के टाइम पे आपको पता है वैरायटी ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे जो कि किंग्स फार्मर से या पीजेंट से लिया करते थे, तो उनका एक रिकॉर्ड भी रखा जाता था. सो वो दोज रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन पेपर और इन हैंडरिटन डॉक्यूमेंट्स. ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है, जो कि कलेक्ट की गई वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज और टेंपल्स में, उन्हें लाइब्रेरी में रखा जाता था. एंड आर्चीव्स, आर्चीव्स आप लोग क्लास 6 में भी पढ़कर आए हैं, ठीक है. लाइब्रेरी आर्चीव्स क्या होते हैं, दीज आर द प्लेसेस दैट आर, ये वो प्लेसेस होती है जहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, दैट आर यूज्ड टू स्टोर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है. तो आर्चीव्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यू विल गेट टू नो अबाउट जो वेल्दी पीपल या मोनास्ट्रीज के पास जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जो भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, वो आपको देखने को मिलेंगे. एंड ऑल दीज प्रोवाइडेड डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस. ये सब चीजें हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, बट आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज. पर इन्हें यूज कर पाना बहुत डिफिकल्ट भी है. क्यों? क्योंकि इस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन फ्रॉम हैंड. एंड क्या होता था, राइटिंग को समझना, उस टाइम की लैंग्वेज को समझना वाज क्वाइट डिफिकल्ट. No printing press, so scribes had to copy the manuscripts by hand, and they made slight changes while doing so. इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि आज क्या होता है, लाइक कोई भी आपको बुक है आपके पास, है ना, अगर आपको उसकी एक कॉपी चाहिए तो आप उसे लिखने नहीं बैठते, हम लोग वी गो फॉर जेरोक्स, हम लोग जेरोक्स कराते हैं ना उसकी. उस टाइम पे प्रिंटिंग नहीं हुआ करती थी, तो जो कैलीग्राफिस्ट होते थे, जो कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में डॉक्यूमेंट्स को लिखा करते थे, they used to copy down, कॉपी किया करते थे. जब कॉपी करते थे तो कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आ ही जाते थे.
स्लाइट चेंजेस उसमें आ जाते थे, तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन देम कंप्लीटली. ओके, these changes over the centuries grew, thus making manuscripts of the same text different from each other. आज जैसे कि मैं बात करूं कि 8th सेंचुरी की अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, 8th सेंचुरी में किसी राइटर ने उसे कॉपी किया, जब उसे 9th सेंचुरी में वापस स्टडी किया गया तो वो उसमें थोड़े चेंजेस हो गए. तो आप देखिए सेम डॉक्यूमेंट, सेम जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ओवर द टाइम हाउ डिड इट गो थ्रू चेंजेस, किस तरीके से चेंजेस आए उसमें. ओके, इसीलिए to find the manuscript by the original author became difficult and had to be depend on the copies by scribes. यहां पे एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, स्क्राइब्स क्या होते थे? राइटर्स. ठीक है, स्क्राइब्स कौन हुआ करते थे? द वन हु परफॉर्म द एक्ट ऑफ राइटिंग. स्क्राइब्स कौन हुआ करते थे? वो लोग जो कि लिखा करते थे, जो लोग टेक्स्ट को कॉपी किया करते थे. अब अगर हम ओरिजिनल ऑथर की बात करेंगे, ओरिजिनल ऑथर ने जिस तरीके से लिखा होगा, क्या सेम स्क्राइब्स ने कॉपी किया होगा? नो, they might have made their own changes. So to comprehend the full information, we have to read varied manuscripts of the same text to know what was originally written. इसीलिए क्योंकि एक मैन्युस्क्रिप्ट्स की बहुत सारे लोग कॉपी किया करते थे. ओके, सो अगर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो वो सब जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एग्जिस्ट कर रही है उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता था. ठीक है, तभी जाके हम सब चीजों के बारे में इजीली जान पाते थे. ओके, ऑथर्स ऑल्सो रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट वेरियस टाइम्स. क्रॉनिकल्स जैसे कि मैंने आपको बताया, जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे डिफरेंट इवेंट्स के, उनको भी खुद ऑथर्स टाइम टू टाइम उन्हें रिवाइज करते थे, उन्हें अपडेट करते थे. ठीक है, 14th सेंचुरी के जो क्रॉनिकल थे, जियाउद्दीन बरोनी wrote his chronicle first in 1356. इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है. And another version 2 years later. खुद ही पर्सन ने, जियाउद्दीन बरूनी ने ही, इन्होंने पहले 1356 में एक क्रॉनिकल लिखा, 2 साल बाद इट मींस 1358 में खुद ही ने उसे रिवाइज किया. But historians did not know about the existence of the first version until the 1960s, as it remained lost in the large library collections. What does that mean? कि फर्स्ट एडिशन के बारे में, जो एक्चुअल रहा होगा, जो ओरिजिनल रहा होगा, उसके बारे में काफी टाइम तक हिस्टोरियंस को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो लाइब्रेरीज में कहीं गुम हो चुका था. बिकॉज आफ्टर द सेकेंड वर्जन केम, द सेकेंड वर्जन बिकेम पॉपुलर. ओके, सो दिस इज द वे हाउ थिंग्स चेंज्ड थ्रू टाइम. किस तरीके से चीजें टाइम के साथ साथ बदलती गई, ये वो तरीके हैं. ठीक है, सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो के लिए इतना ही. आगे के इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी वेल क्लियर टू यू ऑल, एंड आई होप दीज एग्जांपल्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस अकर फ्रॉम पास्ट टू present. So we'll meet up some other day with some other video of this chapter. Thank you.